नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के प्रीलिम्स पीवाईक्यू एनालिसिस प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने और जैसा कि आपको पता है, इस सीरीज में हम बात करते हैं बीते 6 वर्षों में यूपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में जो भी सवाल पूछे गए थे उन सवालों पर, उनके जवाबों पर और जवाब से जुड़ी प्रमुख जानकारियों पर, जिससे आपको यह भी पता चलता है कि यूपीएससी में सवाल पूछे कैसे जा रहे हैं। आपको यह भी पता चलता है कि सवालों का नेचर कैसा है। यह भी पता चलता है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस को आपको पढ़ना कैसे है। और तीसरी बात आपको यह पता चलती है कि जब 100 सवाल आपको इस तरह के हल करने होंगे तो आपको अपना माइंडसेट कैसे रखना होगा तैयारी के दौरान। ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं पीवाईक्यू देख के। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करें तो उसमें ना सिर्फ आप सिलेबस पे फोकस करें, आप उसके साथ साथ में उस टॉपिक को कवर करने के लिए जो भी अध्ययन सामग्री है उस पर फोकस करें, बल्कि उसके साथ साथ पीवाईक्यू पर भी फोकस करें, क्योंकि तैयारी आपको किस दिशा में लेके जाएगी वो आपकी पीवाईक्यू पर ही सब कुछ निर्भर करेगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं आज पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो विविध वाले प्रश्नों पर रहने वाला है। हमने पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इसके अलावा हिस्ट्री, ये सब कुछ देख लिया है, लेकिन अभी हमने विविध वाले पार्ट नहीं देखे। यानी कि कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिसको आमतौर पर हम लोग ये नहीं कह देते कि ये इस टॉपिक का सवाल है, हालांकि हम किसी ना किसी टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर उसको अलग तरह से भी देख लेना चाहिए कि ये सवाल किस तरह से पूछ ले जाते हैं। जैसे खेल को लेकर के तो कहीं नहीं दिखाई देता, लेकिन खेलों से भी सवाल आते हैं। कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे आईआर वाले कुछ सवाल हैं। तो इन सब चीजों को एक बार देख लेते हैं, सवालों का नेचर कैसा है। जैसे कुछ सवाल तो काफी पुराने हो गए, जैसे करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेता है, तो वो मायने नहीं रखेंगे। जो मायने रखेगा उसे देख लेते हैं। आपकी तैयारी में ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए पीवाईक्यू जरूर आप देखिए, क्योंकि उसको देखने से फायदा आपका ये होने वाला है कि जब भी आप कुछ पढ़ेंगे आपको सीधे पता चल जाएगा ये मेरे काम का है या नहीं है। और दूसरी बात, सवाल देख के आप हैरान नहीं होंगे यूपीएससी एग्जाम देने जब जाएंगे। चलिए अब सवाल देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से हैं। 3 कर्तव्य यहां पे बताए हैं। अब ये बताना है इनमें से सही कितने हैं कितने नहीं हैं। पहला है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तीनों सेवा प्रधानों पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। और तीसरा है सभी यानी कि तीनों सेवाओं ट्राई सर्विस के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करना। ये कर्तव्यों की बात है। अब आपको बताना है सही कौन सा, 1 2 3 है, 1 2 है, 2 3 है या 1 और 3 है। चलिए अब देखते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष है कि नहीं है। बिल्कुल है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में आप सबसे पहली बात जवाब जान लीजिए, किसका सही उत्तर है डी। डी का मतलब क्या हो गया, 1 और 3, 2 सही इसमें से नहीं है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए सृजन कैसे हुआ था, वर्ष 2001 में मंत्रियों के एक समूह द्वारा की गई थी इसकी सिफारिश। और सिफारिश जो है कारगिल समीक्षा समिति 1999 की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम इसे सौंपा गया था, उसके आधार पर हुई थी। तो एक समिति थी कारगिल समीक्षा समिति, उसके बाद सिफारिश हुई, फिर उसके बाद सीडीएस का पद जो भी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी शेकटकर की अध्यक्षता वाली शेकटकर समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया। तो पद किस समिति के आधार पर स्थापित हुआ, शेकटकर समिति। तो यह सवाल आगे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि सीडीएस चर्चा में पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रह सकते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्यों उत्तरदायित्वों की बात करें तो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य करना कर्तव्य है। पहली बात बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए आगे 2-3 बातें और स्पष्ट होनी चाहिए कि सीडीएस तीनों सेवा प्रधानों पर किसी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करता। अब देखिए वो सैन्य कमान का प्रयोग तो नहीं करता है, वह आदेश तो नहीं देता है, लेकिन वो समन्वय स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समन्वय सुनिश्चित करने का काम वह कर सकता है, इसके लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत करता है। क्योंकि संयुक्त अभियान जहां होते हैं एक से ज्यादा सेनाएं के, जैसे कि कहीं पे नौसेना और वायुसेना दोनों हैं, तो दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो इसकी वजह से चूंकि यहां पे लिखा था सैन्य कमान का प्रयोग करने वाली बात लिखी थी, दूसरे स्टेटमेंट में प्रयोग करेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। अब तीसरी वाली बात देखें, तीनों सेवाओं के संगठनों, एजेंसियों, कमानों का प्रशासन करना, माननीय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद का सदस्य। अब यहां पे देखिए, यहां पे जो तीसरी वाली बात है, यहां पे सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। यह बात सही है कि यहां पर सैन्य सलाहकार के रूप में इसे काम करना है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। और सलाहकार लिखिए किसके लिए है,
यहां पे है तीनों के लिए रक्षा मंत्री का, तो कौन से मंत्री की बात हुई? रक्षा मंत्री की। ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, पहला और तीसरा सही है, तो हम कहेंगे डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित ये सारे सवाल देखिए 2024 के हैं। पहला वाला सवाल 2024 का था और ये सवाल भी 2024 में पूछा गया है। मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? एक खास अभियान का परिचय दिया है और पूछा इसे कौन सा अभियान कहा जाता है। अब एक बार सवाल देखिए, मूलभूत आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकता क्या हो सकती है? मूलभूत आवश्यकताओं से मतलब क्या है? जैसे कि इंसान की बेसिक नीड क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, और आगे बढ़े तो शिक्षा, स्वास्थ्य, और जो संरचना है जैसे कि सड़क हो गया, कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए, धीरे धीरे वो चीजें बढ़ती जाएंगी, उसका दायरा बढ़ता जाएगा। तो पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए, अब स्थानीय जन समुदाय का उत्थान हो सके दूरस्थ क्षेत्रों में, किसके द्वारा? सेना द्वारा संचालित अभियान। सेना यह अभियान करेगी, सेना यह सब करेगी। उसके लिए कौन सा अभियान है? तो वह है ऑपरेशन सद्भावना। अब यहां पे पता चले ऑपरेशन सद्भावना जो है भारतीय सेना की एक पहल रही और मुख्य रूप से देखा जाए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र के लिए शुरू की गई थी। और यहाँ पे देखिए उद्देश्य क्या था कि जो दूरस्थ क्षेत्र है, स्थानीय जन समुदाय हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर किया जा सके, और इसके लिए सेना मदद कर रही थी। यानी कि विद्यालयों का संचालन करने की बात हो, या बुनियादी अवसंरचना की बात हो, या उसके अलावा बहुत सारी बात, यानी कि लोगों के आने जाने से लेकर के उनको कुछ कल्याणकारी सुविधाएं दी जा सके, वो कौन करेगा? वहां के स्थानीय लोगों के लिए भारतीय सेना के माध्यम से किया जाएगा, जिसको कहा गया ऑपरेशन सद्भावना। अब यहां पे सही जवाब आपको पहले ही मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 को देख लेते हैं। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। इसका प्रारंभ औध पुणे में हुआ। तीसरा, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। चौथा है, भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। देखिए आमतौर पर जब एक से ज्यादा स्टेटमेंट इस तरह से लिखे होते हैं ना, लगता है हाँ हाँ इनके बीच में हुआ होगा अभ्यास, और ये अभ्यास यहाँ हुआ होगा, और इस वजह से हुआ होगा, और इसमें शामिल ये हुए, सारी बातें सही लगती है, वो कि स्टोरी की तरह बातें कनेक्ट होती हुई दिखाई देती है, जबकि ऐसे में गड़बड़ हो सकती है किसी स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे बताना है 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4, एक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब इन 4 में से गलत है ही। अब वो 4 में से एक कौन सा गलत है ये देखना है। चलिए, अभ्यास मित्र शक्ति की बात करें तो अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में हुई थी। अब चूंकि ये हुई थी 2023 में, बहुत सारे सैन्य अभ्यास है, बहुत सारे अभियान है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हर साल कुछ ना कुछ होती रहती हैं। इनफैक्ट क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो है 9वां संस्करण था, उसके बाद संस्करणों में बदलाव हुआ। तो अब ये सवाल भले न पूछे यूपीएससी, लेकिन इसी प्रकार से अन्य जो अभ्यास हर साल होते रहते हैं, उन अभ्यासों में जो नवीनतम संस्करण रहा है या लेटेस्ट संस्करण जो भी रहा है, उससे सवाल तो आ ही सकते हैं। सवाल बनने की संभावना इसी से समझ में आती है कि सवाल कैसे बनेंगे। तो भारत श्रीलंका के बीच में हुआ अभ्यास। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, भारत बांग्लादेश के, तो इसी वजह से यह गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो जवाब आपको मिल गया है डी 2 3 4, क्योंकि पहला इतना भी आपको पता था कि अभ्यास मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच का है, तो मामला समाप्त। लेकिन चलिए पूरी चीजें देख लेती हैं। 2023 में 9वां संस्करण हुआ था, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही क्यों नहीं है? क्योंकि बांग्लादेश की बात लिखी है जबकि है श्रीलंका। और ये बात सही कि औध पुणे में हुआ था, और ये बात भी सही कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए हुआ था, और ये बात भी सही कि भारतीय वायुसेना शामिल हुई थी। तो इसमें हम ये समझ सकते हैं कि 3 कथन जो हमें पता भी नहीं थे कि सही है कि नहीं है, बस हमको ये पता था कि ये गलत है, तो हमें पता चल गया सही कौन सा है। तो कभी कभी हमें सही कौन सा ढूंढ लेना है तो बात बन जाएगी, गलत कौन सा ढूंढ लेना है तो बात बन जाएगी, ऐसा हो सकता है। चलिए अब आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंगम पर्यावरणीय प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। दूसरा है कि अनेक च्युइंगमों में गोंद जो गम बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। क्या अब आपको बताना है कि कौन सी इन 4 बातों में से एक बात सही है एबीसीडी में, कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है।
और उसके बाद कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। फिर सी है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। फिर डी है कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब यहां पे देखिए, यहां पे सबसे पहले वाले स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। बाजार में मिलने वाली जो च्युइंगम है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वो पर्यावरण में लंबे समय तक बनी रहेंगी। लंबे समय तक अगर वो पर्यावरण में है तो नुकसानदायक है, क्योंकि वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगी अगर बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो ऐसे में पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत इसे माना जाएगा। अब देखिए, पहली वाली बात तो सही है। दूसरी, अनेक च्युइंगमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है, इसी वजह से हम उसे चबाते रहे। अब यहां पे देखिए, कई च्युइंगम गम के बेस में प्लास्टिक होता है जो आमतौर पर अब किससे बनते हैं? पॉलीविनाइल एसीटेट से होता है। तो पॉलीविनाइल एसीटेट है जो च्युइंगम में गम बेस के रूप में उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वह हम लगातार चबाते रहते हैं और अपने आप में यह क्या है? प्लास्टिक कचरा बन जाता है। तो दोनों बातें सही हैं और कारण भी सही समझ में आ रहा है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी है। तो ऐसे में सही जवाब क्या हो गया? ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आते हैं और उसके पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप अपने सपनों को मनचाहे रंग दे सकेंगे दृष्टि आईएएस के संग, क्योंकि दृष्टि आईएएस आपके लिए लेकर आया है एक खास उपहार इस होली से पहले ही। अब आप सभी विद्यार्थियों को दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में जितने भी ऑनलाइन कोर्सेस हैं 60% कम कीमत पर मिलने वाले हैं। और ना सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेस 60% कम कीमत पर मिलेंगे, इसके अलावा जो बुक्स है दृष्टि आईएएस की वो सारी की सारी आपको 40% कम कीमत पर मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी टेस्ट सीरीज हैं जो आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में 5 से 12 मार्च तक अवेलेबल मिलेंगे, वो सब 40% कम कीमत पर मिलेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी विद्यार्थी जो अपनी तैयारी को बजट में लाना चाहते हैं या बजट में करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं, उनके लिए है ये खास मौका कि आप अपनी तैयारी को अपने बजट में लेकर आइए, अपने पॉकेट फ्रेंडली बना सकें। उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप इसका लाभ जरूर उठाइए। अगर आपके सामने आपकी परीक्षा है, आपको पता है कौन सी परीक्षा देनी है, दृष्टि लर्निंग ऐप में जाइए, परीक्षा के हिसाब से अपना कोर्स चुनिए और अपनी क्लासेस शुरू करिए। कोई भी आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो आपको करना यह है कि आपको हमारे नंबर पर कॉल करना है। अब ये नंबर यहां पे लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं अलग से लिख देता हूं, 87501 हो सकता है दिख ना रहा हो, लेकिन मैं आपको बोल के बता रहा हूं 87501 अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना डिस्काउंट सुनिश्चित करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो में एक लिंक है, लिंक को आप क्लिक कीजिए, आपको इंफॉर्मेशन भी वहां से मिल जाएगी और इसके अलावा अपना लाभ आप सुनिश्चित कर पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल पे। सवाल क्या है? होमगार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। और तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियन समुत्थापित की गई है। अब आपको बताना है कितने कथन सही हैं। कथन कितने हैं? 3। होमगार्ड, होमगार्ड क्या है? पुलिस की मदद करती हुई दिखाई देती है, एक ऐसी सर्विस आप देख सकते हैं जो एक प्रकार से है जो सीधे सीधे हम देखें तो मदद तो करती है और हमें पुलिस की वेशभूषा में दिखाई भी देती है। अब आप देखिए, एक एक करके इस कथन को पकड़ते हैं। होमगार्ड हम क्या कहेंगे? गृह रक्षक दल, एक प्रकार का स्वैच्छिक बल है और आजादी के बाद बहुत जल्दी ही अस्तित्व में आया। और ये देखिए, आजादी के पहले ही बल्कि अस्तित्व में आ गया था। भारत में सर्वप्रथम दिसंबर 1946 में नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस सहायता के लिए स्थापित किया गया था। आजादी के बाद जो आया और आजादी के पहले आया उसमें अंतर ये है, तो वही लगातार वही चला आ रहा है, लेकिन तब मकसद क्या था? कुछ और था। आज मकसद क्या है? कुछ और है। तब विद्रोह को दबाना मकसद था, अब हमारे हित के लिए है, नागरिक सुरक्षा के लिए है। तो नागरिक अशांति और सांप्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए 1946 में अस्तित्व में आता है भारत में।
उसके बाद यह स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा है, तो धीरे धीरे कई राज्यों में इसे अपनाया गया और 1962 में चीन के आक्रमण के मद्देनजर केंद्र ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह भी दी कि वे अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठन इस प्रकार के बनाएं और इससे एक समान स्वैच्छिक बल में विलय करें, जिसे होम गार्ड्स के रूप में जाना जाता है। तो होम गार्ड्स आपने देखा भी होगा, पुलिस की वेशभूषा में दिखाई देते हैं, लेकिन आमतौर पर आप देखें उनके पास गन नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो नागरिक अशांति जैसे मुद्दों पर अपनी सेवाएं देते हैं जहां पर आवश्यकता उनकी है, यानी कि पुलिस की सहायता कर रहे हैं एक प्रकार से। अगर हम देखें तो होमगार्ड की स्थापना होमगार्ड अधिनियम तथा राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नियमों के तहत की जाती है, ना कि केंद्र सरकार के नियमों के तहत की जाती है। तो यहां पे देखें होमगार्ड की स्थापना कैसे की रही, कानून के माध्यम से हो रही है, किसी नियम के माध्यम से नहीं हो रही है। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो क्या था, केंद्र सरकार के नियमों के अधीन नहीं, कानून के माध्यम से बनेगा। तो पहला वाला जो है वो गलत है। कितने हैं हमें ये बताना है। दूसरा देख, होमगार्ड्स की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। ये बात भी बिल्कुल सही है। भूमिका क्या है, आंतरिक सुरक्षा के लिए, बॉर्डर पे लड़ने के लिए नहीं है, और ये पुलिस को सहायता देती है। अब मान लीजिए आपात स्थिति है देश के अंदर, आग, चक्रवात, हवाई हमला, भूकंप, महामारी, ऐसे जो आंतरिक समस्या है देश के अंदर की है, बॉर्डर पे नहीं जाना है, वहां पर मदद करना, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना, ये सारे काम करेगी। तो ये कथन 2 जो है सही है, पुलिस की सहायता ही कर रही है। अब कथन 3 देखें, अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड बटालियनें बनाई गई हैं। तो कुछ राज्यों में है अंतरराष्ट्रीय सीमा और तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए, तो वो सीमा विंग नाम ही देखिए क्या है, सीमा विंग होमगार्ड, ये अलग नाम से है। तो क्या ये बात सही है? तो अब ये देखिए, ये कथन भी बिल्कुल सही है। बॉर्डर विंग होम गार्ड्स 15 बटालियनों को सीमावर्ती राज्यों में स्थापित किया गया, जिनमें से 6 जो है पंजाब में है, 4 देखिए राजस्थान में है, 2 गुजरात में है, तथा मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी है। तो ये सारी जानकारियां जो आपके सामने आ रही हैं, उससे ये पता चलता है कि इसके अलग स्वरूप भी हैं, लेकिन उस अलग स्वरूप को अलग नाम से जानते हैं, और ये बात भी सही है। 2 और 3 ठीक है। कितने सही हैं हमें ये तो बताना नहीं, 2 और 3 हमें बताना है, केवल 2 कथन इसमें सही है, बी हमारा सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखिए वो सारे सवाल 2024 के आपको दिख रहे थे यहां तक, ये वाला 23 का था, और इसके पहले ये सब 24 के थे। अब ये 23 के शुरू हो गए, आगे 23 के ही सवाल आपको मिलेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र और समाचारों में होने का कारण। ये सवाल आज भी आ सकता है। हो सकता है कि अब सवाल आए कि प्रायः समाचारों में उल्लिखित होने वाले क्षेत्र, और क्षेत्र के नाम यहाँ पे अलग देखने को मिल जाए और उसका कारण अलग देखने को मिल जाए। ये उस समय की अवस्थिति थी, अभी की अवस्थिति में हो सकता है आपको कुछ और मिल जाए। लेकिन अभी भी आप देखें, जैसे कि इजराइल और लेबनान का विवाद अभी भी है, इजराइल और गाजा पट्टी, इजराइल का बाकी और जो क्षेत्र जिनसे विवाद है, यूक्रेन का रूस का विवाद है, और भी ऐसे विवाद हैं। अफ्रीकी देशों में हम देखें बहुत सारे ऐसे विवाद हैं जो अभी भी चर्चा में है, बीते 1 साल में काफी रहे हैं, सवाल उनसे आ सकता है। और भी कई देश हैं, और इसके अलावा समुद्र है, और यूरोपीय देश है, अमेरिका है, बहुत सारे हैं। ध्रुवीय, हम ध्रुव की तरफ जाएंगे, पोल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ साउथ, कहीं से भी इसी तरह से सवाल आ सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि उत्तरी किवू और इटुरी, इसके आगे लिखा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, नारगोनो काराबाख, मोजाम्बिक में उपलव, और गिरफ्सान और जपोरेजिया, इजराइल और लेबनान के बीच विवाद। कितने युग्म सही सुमेलित हैं ये बताना है, हमें पता होना चाहिए कारण क्या है, जगह क्या है, और ये हम जब हर दिन का करंट अफेयर फॉलो करेंगे तभी हमें पता चलेगा। इसीलिए जरूरी हो जाता है कि करंट अफेयर परीक्षा के तुरंत पहले नहीं, लगातार पढ़ते रहें, क्योंकि करंट अफेयर आप जब लगातार पढ़ते रहते हैं तो आपको घटनाक्रम का अंदाजा रहता है, और वो एक क्रमबद्ध, जब आप उस चीजों को पढ़ते हैं तो क्रमबद्ध तरीके से आपके दिमाग में वो चीजें बैठती भी, तो उसका फायदा मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, कीवू और इटुरी कांगो गणराज्य से संबंधित है। अब यहां की बात करें तो कांगो गणराज्य और रवांडा के बीच 1994 में एक युद्ध हुआ था, जिसमें कई लोग, रवांडा के तुत्सी और हुतुस लोगों का नरसंहार हुआ था। तो अब आपस में काफी लड़ाई हुई, कई ये तुत्सी और हुतुस आज भी इनका नाम चर्चा में है। इनफैक्ट एक ग्रुप है M23 ग्रुप, जिसको कहा जा रहा है रवांडा की तरफ से सहयोग मिल रहा है, और वो कांगो गणराज्य में
एक शहर है, उस शहर पर उसने काफी प्रभाव अपना बना दिया है और वो कभी भी चर्चा में है। तो अब देखिए वो शहर अब चर्चा में है, तो उस शहर को लेकर के सवाल आ सकता है। पहले कांगो गणराज्य के ये शहर चर्चा में थे, अभी देखें तो हम देखेंगे तो अभी वजह कुछ और है। तो अब नारगोनो काराबाख ये चर्चा में है, अजरबैजान का एक क्षेत्र है और ये नारगोनो काराबाख इसकी भी अपनी बहुत लंबी कहानी, तो उस दौरान ये काफी चर्चा में था नारगोनो काराबाख। अब यहां पे देखिए, तो अब देखिए पहला वाला है उत्तरी किबू और एटुरी, आर्मानिया और अजरबैजान के बीच युद्ध, तो ये नहीं है, बल्कि ये नारगोनो काराबाख। अब नारगोनो काराबाख देखिए, आपको आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है, इसके बीच में ये नारगोनो काराबाख है और यहां पे ये क्षेत्र जो है विवाद का क्षेत्र बना हुआ है, इसको लेकर के काफी विवाद रहा है। तो अब ऐसे में नारगोनो काराबाख भी तो गलत हो जाएगा। अब ऐसे में आप सही जवाब किसको बोलेंगे? अब आप ये सोचिए, पहला वाला सही सुमेलित नहीं है, दूसरा वाला सही सुमेलित नहीं है, तीसरा वाला है कि नहीं है? तीसरा वाला देख लीजिए, खिरसान और जपोरिजिया, ये कहां है? इजराइल और लेबनान के बीच विवाद वाले क्षेत्र हैं? नहीं, यूक्रेन और रूस के बीच विवाद वाला क्षेत्र और यूक्रेन से संबंधित है। अब खिरसान और जपोरिजिया को अगर आपको देखना है तो आप ये देखिए, यहां पे मैप में तो चलिए मैंने लगाया नहीं है, यहां पे है। अब यहां पे देखिए, ये ज़ेपोरिज़िया है यहां पे, और इसके अलावा ये आपको दिख रहा है ज़ेपोरिज़िया, ये लिखा हुआ है लेकिन है यहां पे, और ये खिरसान। और आप इसको देखें, ये यूक्रेन का नक्शा आपको दिख रहा है और ये वो क्षेत्र है जहां पे काफी ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है रूस और यूक्रेन के चल रहे जंग की वजह से। तो ये वही क्षेत्र प्रभावित क्षेत्र वाला है। और भी क्षेत्र फिर आगे बढ़ा, और भी क्षेत्र में विस्तार हुआ, कमी आई, कहीं विस्तार हुआ, इस तरह से कई लंबे समय में देखने को मिला। लेकिन खिरसान और ज़ेपोरिज़िया, अभी तो और भी कई नाम है। हम प्रोग्राम जो अपना करंट अफेयर करते हैं, जैसे न्यूज ऑन मैप करते हैं, आपको पता है एक प्रोग्राम आता है हर शनिवार रविवार को, तो शनिवार को न्यूज ऑन मैप इंडिया आता है और रविवार को न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड आता है, जिसमें दुनिया भर में चर्चा में रही प्रमुख जगहों को हम मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो ये सब जगहें हमने, और भी जो जगहें अभी हाल में चर्चा में, उसे भी कवर किया है, तो वो सब आप देख सकते हैं, फायदेमंद रहेगा ही। तो जवाब में देखें तो ये भी जो तीसरा वाला था वो भी सही नहीं है। खिरसान ज़ेपोरिज़िया इजराइल लेबनान नहीं, यूक्रेन होना चाहिए। आप बोलते यूक्रेन और रूस विवाद, तो हम सही मान लेते, तीनों ही गलत है। कितने सही हैं? कोई भी नहीं है। हमारा सही जवाब, हमारा जवाब क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा जवाब यहाँ पे डी, ठीक है, यानी कि कोई भी सही इसमें से नहीं है। चलिए, अब उसके बाद खेल पुरस्कारों को लेकर के सवाल है। खेल से सवाल ज्यादा आते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के आगे लिखा है, युग्म फिर से देखना है, किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। फिर तीसरा है गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों को प्रशिक्षित किया है। फिर है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना करने के लिए, यानी कि खिलाड़ी अब रिटायर हो गए लेकिन योगदान अपना दे रहे हैं उन खेलों को जिस खेल से वो जुड़े हुए थे। अब बताना है कितने युग इसमें से सही सुमेलित है, 1 2 3 4। पहला वाला बताइए सही कि नहीं है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 4 वर्षों की अवधि के दौरान उनका प्रदर्शन, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। 4 वर्ष की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में जितना शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया उस आधार पर यह दिया जाता है। तो यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले इसका नाम था, फिर उसके बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पुरस्कार राशि भी इसकी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ा दी गई पहले की तुलना में। और इसके बाद फिर अब यह जो पुरस्कार है युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। फिर राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने हो तो भारत सरकार द्वारा 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह भी 4 वर्ष की अवधि में अच्छा प्रदर्शन करने पर मिलता है। तो चलिए, अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए, नहीं 4 वर्ष। तो यहां पे हम देखें तो ये वाला हमारे हिसाब से 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन की बात जो आती है उस आधार पर हम पूरे जीवन काल को नहीं ले सकते हैं इसमें, है ना, जीवन काल की उपलब्धियों को लेकर के नहीं है। तो दूसरा वाला जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये तो सही है, ये वाला युग में सही नहीं। द्रोणाचार्य पुरस्कार सही है, द्रोणाचार्य वाला बिल्कुल सही है। 1985 में शुरुआत इसकी स्थापना की गई थी और इसमें काम क्या है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है खिलाड़ियों को,
सक्षम बनाता है। प्रशिक्षक है तो वो सक्षम बनाएगा ही, ये बात सही है। तीसरा वाला सही है। अब चौथा वाला राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार कब शुरू किए गए? 2009 में स्थापित किए गए। ठीक है। अब देखिए, कारपोरेट संस्था, निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है, जिन्होंने खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब ये देखिए, जिनको दिया जा रहा है और जहां पे ये बात दिखी खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद, नहीं, ये तो अलग है, तो ये नहीं है। हम देखिए पहला और तीसरा सही है। कितने हैं सही? केवल 2। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर मल्टीप्लाई बाई 400 मिलीमीटर। दूसरा, ध्वज की लंबाई से ऊंचाई यानी कि लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3:2 होगा। चलिए, उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? 4 है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। फिर कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अब बताइए क्या है सही जवाब? चलिए आइए देखते हैं। सही उत्तर है डी। डी का मतलब क्या हुआ? कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्यों? कथन 1 इसलिए सही नहीं है क्योंकि अगर राष्ट्रीय ध्वज का मानक अमाप हमें देखना हो तो 1 से ज्यादा है, 9 आपको दिखाई दे जाएंगे। अब यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, 600 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 400। अब यहां पे देखिए 600 मल्टीप्लाई बाई 400 आपको दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि 3:2 के अनुपात में चाहिए हमें ना, जिसमें से वो नहीं है। वो आपको कैसे मिलेगा? इस प्रकार से मिलेगा। देखिए, वो आपको ये है 6300 गुणे 4200, 3600 गुणे 2400, 2700 गुणे 1800, 1800 गुणे 1200, 1350 गुणे 900, 900 गुणे 600, 450 गुणे 300, 225 अनुपात 150, 150 गुणे 100। मतलब यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई को लेकर के माप है ना। तो आप इसमें इंच लगाइए, सेंटीमीटर लगाइए, मीटर लगाइए। अब यहाँ पे लेकिन ध्यान रखिए, इसी लंबाई और चौड़ाई इसी अनुपात में रहेगी। एक लंबाई हो गई, ये ऊंचाई कह सकते हैं, चाहे चौड़ाई कह सकते हैं, लंबाई चौड़ाई लंबाई चौड़ाई। तो ये राष्ट्रीय ध्वज का मानक माप है और आकार आयताकार होगा। ध्वज की लंबाई और ऊंचाई 3:2 के अनुपात में होगी। अब आप देखिए 600 गुणे 400 नहीं है मिलीमीटर, 450 गुणे 300 तो है, 900 गुणे 600 तो है, लेकिन 600 400 नहीं। ठीक है, चलिए, तो एक ही कथन इसमें सही है, वो कौन सा है? दूसरा वाला है। तो हमने कह दिया कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। चलिए, तो जवाब आपको मिल गया है। अगले सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कला और खाद्य संकट से त्रस्त रहा है तथा हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था? अब इस तरह के सवाल अब करंट के हिसाब से आएंगे। ये सवाल अब नहीं पूछेगा, लेकिन इस तरह से जुड़े हुए सवाल अभी बन सकते हैं। किसी देश में अगर गृह कलह की स्थिति है, या किसी देश में आपसी संघर्ष चल रहा है, या हम कह सकते हैं गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सवाल बन सकता है। और अभी भी वो स्थिति कुछ देशों में दिखाई देती है। तो हम देखें यहाँ पे सही जवाब क्या है? अंगोला है, इक्वाडोर है, कोस्टा रिका है, सोमालिया है। तो अभी ये सवाल का जवाब उस समय की परिस्थिति के अनुसार कौन है? सोमालिया। दशकों से गृहयुद्ध और खाद्य संकट से जूझ रहा और हाल के पिछले दिनों में अति गंभीर और दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। स्थिति खराब ज्यादा हुई है। तो सही जवाब तो इसका सोमालिया है। डिटेल में जानकारी जानने की जरूरत नहीं है, अब आपको हाल के अपडेट पर काम करना होगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया और पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। आपको बताना है कौन सा या से कथन सही है या है। 1, 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। अब चलिए देखते हैं। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया था। देखिए, 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया था और बाद में हम देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महाशाखा द्वारा इस प्रस्ताव द्वारा अपना लिया गया। तो पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां लिखा है यूनिसेफ। सही जवाब क्या है? यूनेस्को।
तो इसी वजह से ये गलत। दूसरा आप देखते हैं, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो बांग्ला को सम्मिलित करने की बात उठती है। तो देखिए 7 मई 1954 को मुस्लिम लीग के समर्थन से पाकिस्तान की संविधान सभा ने बांग्ला भाषा को राजभाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया था। तो प्रस्ताव पारित हुआ और 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान के पहले संविधान में अनुच्छेद 214(1) में उर्दू के साथ बांग्ला भाषा को राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो इसी वजह से दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है सही। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस अपने अस्तित्व में आने के पीछे बांग्लादेश का ही होना है। बांग्लादेश का मातृभाषा के प्रति जो लगाव है, उसको लेकर के जो एक हम देखते हैं दृढ़ता है, वो आगे चल के इस स्वरूप में दिखाई देती है। तो चलिए, जवाब में हम कह सकते हैं एक सही है इनमें से, यानी कि दो में से एक सही है, दूसरा वाला सही है। तो केवल दो सही जवाब हो जाएगा। वो है इसलिए क्योंकि दूसरा कथन, कौन सा कथन बोला है ये पूछा है, इसलिए बोलना है। ठीक है, कभी कभी हम होता है कि अच्छा दो में से एक ही सही है, तो सही जवाब है केवल एक, जबकि ये पूछ रहा था कितने सही हैं ये नहीं बताना है, कौन सा कथन इनमें से सही है ये बताना है। तो फिर वो थोड़ी सी जल्दबाजी में गड़बड़ी मत करिएगा। अब आगे देखिए, भारत में विशिष्टता असुरक्षित जनजाति समूहों, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिसको हम पीवीटीजीज बोलते हैं, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। फिर उसके बाद कि स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है और देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। और अगला है, पीवीटीजीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। अब आपको बताना है कौन से कथन सही हैं। 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4, मतलब कि 4 में से एक कथन तो 100% गलत है। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता चल जाए पहली बार में कि इन चारों में से कौन सा गलत है, तो आप जवाब दे देंगे, आपको पूरे आंसर को ढूंढना नहीं पड़ेगा। चलिए, अगर आपको यह पता है कि देश में पीवीटी की संख्या 95 नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा कि जवाब ये नहीं होगा। 1 2 और 4 से काम चल जाएगा। हम कह देंगे कि सही जवाब क्या है, सी है कि नहीं। लेकिन उतना सभी पता हो तो आप आंसर पहुंच सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, टाइम नहीं खपाना है। लेकिन चलिए अभी इस पूरा देखिए, पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास। अब यहाँ पे देखिए, पीवीटीजीज 18 राज्यों में है, बिल्कुल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल तथा अंडमान निकोबार द्वीप। अब देखिए, पीवीटीजीज को लेकर के शुरुआत में आइए। आदिम जनजाति समूहों पीटीजीज कहा जा रहा था। वर्ष 1973 में ढेबर आयोग ने आदिम जनजाति समूहों को एक अलग श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया। तो आज जो हम पीवीटीजी देखते हैं उसके पीछे कौन काम कर रहा है, ये ढेबर आयोग काम कर रहा है। क्योंकि इस ढेबर की वजह से हम कह सकते हैं, ढेबर आयोग की वजह से आदिम जनजाति समूह आया अस्तित्व में। और फिर 2006 में भारत सरकार ने इसी आदिम जनजाति समूह यानी कि पीटीजीज का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया, पीवीटीजीज कर दिया, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ठीक है, तो ये वो ग्रुप हैं जो सबसे ज्यादा कमजोर हैं। आमतौर पर बाकी जनजातियों की तुलना में, आदिवासियों की तुलना में इनकी स्थिति और ज्यादा खराब है। तो इनकी पहचान के लिए तो 1975 में भारत सरकार द्वारा पीवीटीजीज नामक एक अलग श्रेणी के रूप में सबसे कमजोर आदिवासी समूह। अब यहाँ पे देखिए, नाम का जो है हम देखिए, हमने बताया कि पहले अलग नाम था, परिवर्तन हो गया, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो परिवर्तित नाम हुआ है 2006 में, तो यहाँ पे इस चीज को सुधार लीजिएगा। फिर उसके बाद सबसे कमजोर आदिवासी समूहों की पहचान की गई, जिसमें से 52 समूहों को शामिल किया गया था। बाद में बढ़ गए, 1993 में 23 और बढ़ गए, तो हो गई इनकी संख्या 75। और ये वो जो 75 हैं, उनमें से सबसे अधिक संख्या में कहां पर हैं, ओडिशा में। तो कभी पूछ ले कि जो पीवीटीजीज हैं सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ओडिशा में। सबसे ज्यादा इनमें से ओडिशा में है। अब आगे बढ़िए, तो इनका निर्धारण कैसे किया होगा, पीवीटीजीज पता कैसे चलेगा कि हम इसे निर्धारित कर दें या इसे बना दें। तो यहाँ पे देखिए, अस्तित्व के लिए कृषि पूर्व प्रणालियों का प्रयोग करना, जैसे शिकार या भोजन इकट्ठा करना, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि, साक्षरता का निम्न स्तर, लिखित भाषा की अनुपस्थिति। गृह मंत्रालय द्वारा देश में अब तक
75 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित है। तो ये लिखित भाषा अगर नहीं है उनके पास, अपनी साक्षरता का स्तर काफी ज्यादा कम है और जनसंख्या जो है वो कम होती जा रही है या बढ़ ही नहीं रही है, ये सब कारण हो सकते हैं। या तो उनका जो है जो कृषि पूर्व प्रणालियां इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो भोजन इकट्ठा अभी भी कर रहे हैं, काम चलाऊ काम चल रहा है उनका, वैसी स्थिति बनी हुई है। तो अब यहाँ पे आपको जवाब तो मिल चुका है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, ठीक है। तो ये वाली बात भी सही है, उलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल हैं इसमें, ठीक है। और ये है जो इरुलार है तमिलनाडु और कोंडा रेड्डी आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए चलिए बात यहीं पे सवाल हो गए हैं, क्योंकि 2019 तक के ही हमें सवाल लेने हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी बातें थी और यहीं पर हम सेशन को देते हैं विराम। और ये पूरी सीरीज में बाकी के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो सारे वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले 6 साल में सारे विषयों पर यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बीते 6 साल में जो भी सवाल पूछे गए हैं हमने उस पर चर्चा की है। और आपके लिए चर्चा फायदेमंद क्यों रहने वाली है वो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए दृष्टि के किसी भी कोर्स के बारे में, ऑनलाइन कोर्स के बारे में, तो आपको मैंने नंबर बता ही दिया है 8750187501। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई भी डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए क्या करना है, या किसी अन्य वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।